साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो सचिन का बचाव खुद गहलोत ने किया। ये उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा ठीक है, वो पीछे बैठ चुकी है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं मिला के भेजता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ। तो मुख्यमंत्री के पास कोई खबर आ रही होगी तो कहीं सोच से आ रही होगी, इसलिए और वो हम कैसे ओपन कर सकते हैं पहले क्या सोच सकते हैं। हालांकि उस वक्त सचिन पायलट से जब भी विधायकों की खरीद फरोख्त का सवाल पूछा जाता तो वो इससे साफ इनकार कर देते थे। अब विधायकों की खरीद फरोख्त और इसमें पैसे के लेन देन का आरोप लगाकर गहलोत ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पहला निशाना पायलट पर है, जिनकी निष्ठा पर सवाल से कांग्रेस में उनकी हालत कमजोर होगी। दूसरा निशाना कांग्रेस आला कमान पर है कि उनके प्रति सच्ची वफादारी अशोक गहलोत ही रखते हैं। तीसरा निशाना बीजेपी पर लगाया कि कैसे वो पैसे और पावर के बल पर उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। और चौथा निशाना राजस्थान की जनता की सहानुभूति पर है कि उनको काम करने में बीजेपी के साथ कांग्रेस में उनके कुछ विरोधी अड़ंगा डाल रहे हैं। इस कड़ी में गहलोत ने 3 निर्दलीय विधायकों पर खरीद फरोख्त को लेकर देशद्रोह तक की धारा के तहत मामला दर्ज कराया था। वहीं बीजेपी के 2 नेताओं की गिरफ्तारी भी हो गई। हालांकि बीजेपी उन नेताओं को बहुत अहमियत देती नहीं दिखती। वैसे गहलोत ने पायलट पर ही पूरा निशाना रखा। इसमें उन्होंने पायलट के वंशवाद पर बेहद तीखी चुटकी ले ली। वो अच्छा इंग्लिश हिंदी बोल रहा है, अच्छी बात है ना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छा 100% में सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है, देश के लिए आपका कमिटमेंट क्या है, और विचारधारा नीति कार्यक्रम जो है आगे पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, देखा जाता आपको। सोने की छुरी पेट का खाने के लिए नहीं होती है। सोने की छुरी खाने के लिए नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में ऐसी छुरियों की लंबी परंपरा है जिसमें गहलोत अपने घर की बात भूल जाते हैं। आखिर उनके बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा का टिकट जोधपुर से मिला और हारने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। ये सही है कि अशोक गहलोत कांग्रेस की मिट्टी से उठकर सत्ता का तिलक लगाने वाले नेता है, मगर सोने की छुरी वाली कहावत अगर पायलट को छूटेगी तो ये उन तमाम नेताओं को छूटेगी जो वंशवाद के कारण फल फूल रहे हैं और अंतहीन श्रृंखला का एक तीरा गांधी परिवार तक भी जाता है। जिस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत बीजेपी से मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप पायलट पर लगा रहे थे, उसी समय झारखंड में भी कांग्रेस की जांच शुरू थी। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी उनके विधायकों पर डोरे डालती है। तख्ता पलट का खतरा जयपुर में बढ़ रहा है, लेकिन डर की आहट रांची में सुनाई पड़ रही है। राजस्थान सरकार का क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन झारखंड में भी कांग्रेस डर गई है कि कहीं बीजेपी उसकी सत्ता का खेल खराब न कर दे। झारखंड कांग्रेस का आरोप है कि उनके विधायकों को मंत्री पद और पैसे का लालच दिया जा रहा है। संपर्क में कोई नहीं है, संपर्क वो करे, मुझे पता है। और बड़ी बीमारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके संपर्क किए वही हमको बताए, लेकिन मैं तारीफ करता हूँ ऐसे लोगों की जिन्होंने कहा कि पैसे और पद का लोग से हम नहीं गए, पार्टी नहीं। झारखंड में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बेहद शर्मनाक हार हुई थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हार गए थे। बीजेपी सिर्फ 26 सीटों तक सिमट गई थी। बावजूद इसके कांग्रेस डर रही है, तो ये डर हवाई नहीं। विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष में जेएमएम को 29, कांग्रेस को 15, आरजेडी को 1 और एनसीपी को 1 सीट मिलेगी, यानी कुल 47 सीट। बहुमत के लिए जरूरी 41 सीट से ये आंकड़ा ज्यादा। वहीं 2 निर्दलीय विधायक हैं, सरयू राय और अमित यादव, जबकि 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु टिर्की का पता नहीं कि वो कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में बीजेपी को 26 और आजसू को 2 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी की नजर उन 2 सीटों पर है जहां चुनाव होने हैं।
यानी दुमका और बेरमो। अगर वो 2 सीटें बीजेपी जीत जाती है तो उसके सदस्य 30 हो जाएंगे। साथ ही बीजेपी की नजर जेएमएम के 4 सीनियर विधायकों स्टीफन मरांडी, मथुरा महतो, लोबिन हेम्ब्रम और नलिन सोरेन पर है, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी इनको मंत्री पद का लालच देकर खींच लेती है तो हुए 34। आरजेडी और एनसीपी के एक विधायक को बीजेपी मिला लेती है तो 36, जबकि 4 निर्दलीय विधायकों की संख्या जोड़ दे तो हो जाता है आंकड़ा 40। ऐसे में अगर बीजेपी कांग्रेस के 4 विधायकों के संपर्क में है तो ये संख्या 44 हो जाएगी। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे पर काफी गंभीर है, जबकि बीजेपी ऐसे आरोपों को साफ साफ खारिज कर रही है। लेकिन ये स्टेट थोड़ा अलग है। और अब इस जब रामेश्वर राव जैसा सीनियर उनके मिनिस्टर है और प्रदेश के अध्यक्ष, उनका कहना काफी गंभीर बात है। अब इस पे जांच होगी और जो भाजपा के जो पूंजीपति मित्र लोग जिन्होंने इस तरह का कुछ गलत नीयत से जो काम करने का ये अप्रोच करने का काम किया, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले अपने घर को संभाले, अपने ईंट और 4 दीवारी का वो विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। इसलिए इस प्रकार का ध्यान लगा ज्ञान योग करके अपने आप को करने का प्रयास है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें बीजेपी कर रही है। अब यह राजनीतिक शगुफा है या हकीकत, ये तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों से कहीं न कहीं जेएमएम खेमे में हलचल तेज हो गई है। सवाल सिर्फ झारखंड तक ही नहीं है, बल्कि सरकार पर सदन के बादल महाराष्ट्र में भी मंडरा सकते हैं। बीजेपी के सहयोगी और मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले का बयान महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार पर खतरे की बानगी पेश कर रहा है। माननीय पवार साहब ने नरेंद्र मोदी जी को साथ देने का निर्णय लेना चाहिए और माननीय शरद पवार जी ने एनडीए के साथ आने का विचार करना चाहिए। केवल व्यक्तिगत मत रहे। पिछले साल के आखिर में महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार काफी नाटकीय मोड़ से गुजर कर बनी थी। हालांकि शिवसेना की बात कांग्रेस ने तब आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश हुई। रांची में सत्यजीत कुमार के साथ आज तक भी तो दस्तक हुए फिलहाल के तक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक। बनावटी होती है। एवरेस्ट हल्दी बनती है कर्क्यूमिन से भरपूर बढ़िया हल्दी से, जिसके गुण है 100% कुदरती। एवरेस्ट हल्दी, हेल्दी हल्दी। वही के पिछले 24 घंटे में 15.9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। हर जगह बारिश Nation success. आज हमारी तरफ क्योंकि हमारी कारें हैं नहीं, क्योंकि हम के टैंक की तलाश कर रहा है जो 30 से 35 टन के बीच हो। अभी भारत T-90 जैसे टैंक का इस्तेमाल लद्दाख में कर रहा है, जिसका वजन 48 टन। इस तरह आप समझ सकते हैं कि डिफेंस प्लानिंग के तौर पर 2020 का साल भारत के लिए काफी खास होने वाला है। और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबर की बात कोरोना महामारी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख होने वाली है। ऐसा हो इस वायरस, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना के नाम पर वायरस सभी ऐसे तो होते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे सोशल मीडिया ऐसे वरना तो ऐसे लगेगा। पेशेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाकर दिल्ली से मुंबई फर्जी प्लाज्मा डोनर्स का गैंग इस तरह से लाइट पास हमारे रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन करके वैसे ये दिखता है रिपोर्ट 10 तैयार की है, पार्टिकल्स की जिसे तरह सभी को ऐसे देखना दिख रहा होता है। कोरोना काल में प्लाज्मा के ब्लैक मार्केटिंग प्लाज्मा के ब्लैक मार्केटिंग के डार्क है
समझ में आया? प्लाज्मा भी क्या ना क्यों प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग। बोला नहीं आपने केजरीवाल ने जी, ब्लैक मार्केटिंग की ये डार्क सीरीज माया नगरी मुंबई से लेकर राजधानी दिल्ली तक, चार मीनार के शहर हैदराबाद से लेकर हरियाणा के हिसार, पटना से लेकर लखनऊ तक, भोपाल से लेकर जयपुर तक चल रही। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे देख नहीं पाए, मगर खुदा न करे जरूरत पड़ ही गई तो प्लाज्मा के ब्लैकियों को आप अपने आसपास खुशबुसाते पाए। ये खुशबुस आपके कान में नहीं, व्हाट्सएप के संदिग्ध समूहों से लेकर सोशल मीडिया के सेंसिटिव प्लेटफॉर्म तक सुनाई पड़े। प्लाज्मा की ये ब्लैकिए आपको तलाश से ही मिल जाएगी, बड़े शहरों में बड़ी आसानी, और जरूरत पड़ी तो पूरे हिंदुस्तान में कभी भी कहीं बस आने जाने का किराया अतिरिक्त। ब्लैकिए खुद आपको तलाशते मिल जाएंगे। हैरत नहीं कि इनके चक्कर में पड़े तो शायद आप भी इनके रैकेट का पार्ट बनने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खेल डिमांड और सप्लाई का है, मामला जिंदगी और मौत का है। आइए कोरोना काल के इस काले कारोबार को अब विस्तार से समझाते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना से बचाव की अब तक न कोई वैक्सीन मौजूद है, न कोई श्योर शॉट दवा। जुगाड़ से चल रहे इलाज के कारोबार में फिलहाल प्लाज्मा ट्रीटमेंट ही सबसे कारगर साबित हुआ है। सरकार भी प्लाज्मा डोनेशन बैंक बनाकर लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जागरूक कर रही है। लेकिन इंडिया टीवी की पैन इंडिया पड़ताल में इसकी ब्लैक मार्केटिंग के गोरखनाथ देकर साफ चतुर्थ जो पेशेंट पॉजिटिव था प्लाज्मा दामन दे सकता है, उसके ब्लड को भी काफी वैल्यू है। वैसे ब्लड नेट में इतनी खर्ची चालू है, ऐसी भी कम्प्लीट चाहिए, उसके ऊपर पूरा हमारा साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर पूरा ख्याल देखे। ये गोरखधंधा कुछ वैसा ही है जैसा एक दौर जिसमें किए और छुटभइये सटोरिये ब्लड बैंक के बाहर जरूरतमंदों का इंतजार करते हुए मिल जाते थे। फर्क ये है कि मामला महामारी का है तो काले कारोबार का सर्किट हाई फाई। इंडिया टीवी ने अपनी पड़ताल की शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से की, जहां कोरोना ने सबसे अधिक कहर बरपा रखा है। बताने की जरूरत नहीं है कि माया नगरी मुंबई पैंडेमिक कोरोना का देश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। मुंबई में अब तक कोरोना से 5,405 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ कुल केस 95,000 से ज्यादा है। अकेले मुंबई पुलिस के 82 कोरोना वॉरियर्स शहीद हो चुके हैं। इन हालात में एक्टिव पेशेंट्स के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी प्रोग्राम शुरू किया, मगर प्लाज्मा की डिमांड ज्यादा होने की वजह से ब्लैकियों को, ठगों और जालसाजों को इसमें घुसने का मौका मिल गया। सबसे पहले साइबर सेल को जानकारी मिली कि मुंबई में प्लाज्मा बेचने वाला गैंग सक्रिय है, लेकिन इसका न कोई लिंक था, न नंबर था, न कोई शिकायत कर। लिहाजा महाराष्ट्र साइबर सेल चार्ट में बनाई और जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि डार्क वेब यानी इंटरनेट अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरा खेल हो रहा है। ये रैकेट मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों और विदेशों तक सक्रिय है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह को पता चला कि इस काले कारोबार को 3 तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। तरीका नंबर 1, प्लाज्मा के जरूरतमंद मरीजों की जानकारी जुटाना। मरीज के परिजनों के सामने इंटरनेट के जरिए फर्जी कोविड मरीज का सर्टिफिकेट पेश करना, फिर ये बताना कि मरीज ठीक हो चुका है और इसका ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। फिर 40 मिलीलीटर प्लाज्मा के लिए 30 से 40 हजार रुपए की डिमांड, लेकिन बाद दफा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बावजूद मरीज तक प्लाज्मा डोनर नहीं पहुंचता, यानी पूरा का पूरा खेल फर्जीवाड़े का होता है। तरीका नंबर 2, पहले से किडनी, लीवर, डायबिटीज या बीपी से पीड़ित कोरोना मरीजों की तलाश। ऐसे मरीजों के परिजनों को लैब की 60 गांठ से प्लाज्मा डोनर बताकर डील करना और फिर पैसे बनाना। यहाँ डोनर फर्जी होता है, यानी वो शख्स जिसे कोरोना का संक्रमण हुआ है। ये साफ ठगी का मामला है।
मगर उससे खतरनाक बात यह है कि इसमें मरीज की जान भी जा सकती है, क्योंकि मरीज को हमेशा गलत प्लाज्मा चढ़ने का खतरा है। तरीका नंबर 3, या डार्क वेब के जरिए विदेशों में बैठकर भारत के किसी शहर के किसी अस्पताल के मरीज की जानकारी निकाली, फिर मरीज के रिश्तेदार को इंटरनेट के जरिए प्लाज्मा डोनेशन की जानकारी वाले मैसेज फॉरवर्ड किया। प्लाज्मा एक लाल रंग का डिब्बा रखा में ट्रांसफर कहाँ पे? यहाँ मरीज प्लाज्मा का इंतजार करता रहा, लेकिन उसके पास कभी प्लाज्मा पहुंचता ही नहीं। कोविड का समय चल रहा है, फिर क्राइसिस है। ऐसे क्राइसिस में लोगों के साथ सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है।